What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर, और ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए नहीं यार, हर एक लाइफ के पड़ाव में आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाली है। जिंदगी में जितना भी आप लोग खुद के ऊपर विश्वास करोगे उतना ही आप लोग आगे जाओगे। जब आप लोगों का जिंदगी में विश्वास जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो जिंदगी आप लोगों को आसान लगने लगती है। आप लोगों को लगता है यार ये काम तो हो जाएगा, पर लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में आप लोगों का विश्वास कम होना स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे जो लाइफ है वो आप लोगों को टफ लगने लगती है और आप लोगों को ये लगता है कि यार ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ता रहना चाहिए। अगर एग्जाम का उदाहरण देकर मैं आप लोगों को चलूं, आप लोगों ने एग्जाम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, अपना टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट किया, सिलेबस कवर करना स्टार्ट किया, पुरानी क्वेश्चन पेपर उठाना स्टार्ट किए। आप लोग अगर रुके नहीं, कंटिन्यूअसली करते रहे, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में इरिटेशन होगी, पर लेकिन आप लोगों ने अपने आप को लगाए रखा, तो जैसे ही आप लोग लगाते रहोगे, लगे रहोगे, तो मांझी की तरीके से वो रास्ता बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को लगने लगेगा कि हाँ पत्थर टूट रहे हैं और आगे चीजें बढ़ रही हैं। पर लेकिन इसका अपोजिट भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, आप लोगों को लगने लगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आप लोग उसके बटन के नीचे दबना स्टार्ट हो जाओगे। और जैसे जैसे आप लोगों को वो बर्डन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को प्रिपरेशन टफ लगने लगेगी, आप लोगों को पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, ना ही आप लोग कोई टाइम टेबल फॉलो करोगे। पढ़ाई तो पढ़ाई, आप लोग अपनी हेल्थ को भी बर्बाद करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ हो, अगर उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है तो सारी मंजिलें आप लोगों के कदमों में होगी। पर लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, आप लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है, तो आप लोग ये समझिए कि फिर घने काले बादल आप लोगों की जिंदगी में आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऐसे गरजेंगे जिनकी गड़गड़ाहट भी आप लोगों के कानों में एक डर पैदा करेगी, एक खौफ पैदा करेगी कि यार जिंदगी में मैं कहीं गलत पास तो नहीं चल रहा हूं, ये रास्ता, ये काम जो मैं करने जा रहा हूं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यही चीज है जो आप लोगों को पॉजिटिव रखनी है। कितनी भी जिंदगी में समस्याएं, कितनी भी बाधाएं आए, कोई भी दिक्कत क्यों ना आए, पर लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास कम नहीं होने देना है। अगर अपने ऊपर विश्वास कम नहीं हुआ तो ये एक ऐसी नाव है जो आप लोगों की मंजिल को पार लगाकर ही छोड़ेगी। अगर आप लोग अपना जो साहस का पतवार है उसको आप लोग धक्का देते रहोगे, चलाते रहोगे, तो फिर आप लोग मंजिल पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे, इस बात की गारंटी है। वही बात है ना कि जब तक ग्राउंड छोड़कर नहीं भागोगे तब तक आप लोगों को कोई नहीं हिला सकता है। अगर आप ही ग्राउंड छोड़कर भागे तो फिर कोई जिता भी नहीं सकता यार। तो ग्राउंड नहीं छोड़ना है, और ग्राउंड नहीं छोड़ने का कारण बनेगा विश्वास। तो विश्वास को कंटिन्यू रखिए और फिर देखिए सारी बाधाएं जो है वो आप लोगों के कदमों में ढेर होती है आप लोगों को नजर आएंगी। करंट अफेयर पे अगर महारत आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो ये दो ऐसी वीडियो हैं जो आप लोगों को ये काम अचीव करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। आप लोग डिबेट, डिस्कशन या इंटरव्यू या फिर कोई भी एसएससी देने आप लोग जा रहे हैं, कहीं पर भी आप लोग एथिक्स के पेपर के बारे में बात करें तो एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इन वीडियो के अंदर। तो ये है, ऐसे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो 2 वीडियो देखकर एग्जाम तक क्लियर किया यार उन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन होते हैं। एग्जाम क्या है आज के डेट में, आप लोगों को बैकग्राउंड का स्टैटिक पोर्शन निकल कर आता है, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, तो वही सारी चीजें जो एग्जाम में आप लोगों को पूछी जाती है। और एग्जाम ही नहीं, इवन एक ऐसा भी मैंने मेल देखा, एक पेरेंट्स के द्वारा मेल किया गया कि मेरे बच्चों ने आपकी वीडियो के बारे में बताया, अब तो मैं भी आपकी वीडियो एंजॉय कर रहा हूं। तो ये पहली बार मुझे एक ऐसा मेल आया, वरना नॉर्मली ऐसा था कि बच्चे बोलते थे कि मेरे पापा ने बताया, फिर कहीं से पता चल गया। तो ये काफी एक इंस्पिरेशन, एक तरीके से मेरे को भी इंस्पायर करने वाली चीज होती है। मैं भी एक तरीके से इंस्पायर होता हूं ऐसे मैसेज पढ़कर, और अच्छा लगता है कि हमारी जो गड्डी है, हमारी जो फ्लाइट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से समाज को साथ में लेके चलना है, सबको जोड़ना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब मन करे तभी पढ़ने बैठ जाना चाहिए, और ज्ञान जितना ज्यादा अर्जित करोगे उतना ही लाइफ में आप लोग आगे बढ़ोगे। तो बिल्कुल ऐसे टकटकी लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज है 24 मार्च, काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो पहले आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और हाँ, 24 मार्च है, अभी कल 23 मार्च थी, बहुत सारे मेल आए कि सर हैप्पी बर्थडे। 1 महीने पहले, उस टाइम पर तो आप पढ़ोगे नहीं। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, 1 महीने पहले बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, सुधर जाओ। कहीं काफी अच्छा लगा, कई सारे मेल पड़े, लंबे लंबे मेल लगे थे, सर 2016 से जुड़े हैं, 17 से जुड़े हैं। कितना सही लगता है यार जब ये चीजें एक तरीके से लगता है कि आप लोग इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। यही तो जिंदगी है, बस इसी को एंजॉय करते रहो और अपना काम करते रहो और जिंदगी जीने में मजा आता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। आइए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एंड टीबी स्ट्रेटजी, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है उसके लिए जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका टारगेट क्या है, टीबी को एलिमिनेट करने का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और हमारी कंट्री का टारगेट क्या है ये भी आप लोगों को बताना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं।
IRENA, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड एनर्जी जो ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है। कई सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों को पिछले कुछ टाइम में पढ़ा चुका हूं। ये सारी रिपोर्ट अगर आप लोग एक जगह इकट्ठी कर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिवीजन में जरा सी देर में आप लोग उनको रिवीजन कर डालेंगे और आसानी भी आप लोगों को रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी अगर देखिए मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं कमिटमेंट नहीं करता हूं, पर हाँ टाइम मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की वीकेंड में वीडियो आ रही है अभी जो जिसमें मंथली करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं, उसी में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंडेक्स वगैरह के लिए आप लोगों की अलग से वीडियो बन जाए, ठीक है, जिसमें एक जगह सारे इंडेक्स आप लोग इकट्ठे मिल जाए। और मिलिट्री एक्सरसाइज के भी मेरा देखिए माइंड में है चीजें, पर टाइम जो है वो कंस्ट्रेंट थोड़ा हो जाता है, तो उसको देखूंगा मैं। टाइम मिलेगा तो जरूर मैं उनको लेकर आऊंगा, वरना जो रेगुलर जो आप लोगों की जो वीडियो आ रही है उसमें तो चीजें कवर कर ही रहा हूं, तो वो आप लोग देखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कई सारे बच्चों ने मुझे मेल भी किया था कि सर पॉलिटी का एक चैप्टर बचा हुआ है, जो छठा संस्करण है ना, 6th एडिशन जो है एडवांस, उसका एक चैप्टर बचा हुआ है, तो उसका एक चैप्टर भी 1-2 दिन में आप लोगों के सामने आएगा, तो आप लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो रेगुलर अगर आप लोग चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग अपडेट रहिए कि हाँ क्या क्या चीजें आने वाली है, ताकि उस टाइम पर आप लोग तुरंत उसको देख सकें, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर के बारे में बात की जा रही है। तो वर्चुअल जो ट्रेड फेयर है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो ये है APEDA। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डिटेल में समझेंगे। एक नेटवर्क है, इसका पूरा नाम आप लोगों को बताना है, जो कि UN नेशन से रिलेटेड है, यहां पर जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कौन कितना खुश है इस दुनिया में, तो उसकी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो खुश रहा करो यार, जिंदगी का एक छोटा सा लम्हा है, जो एक छोटी सी जिंदगी एक छोटा सा लम्हा है ये, जो आप लोगों को जीकर जाना है, एंजॉय करके जाना है। रोने में क्या रखा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनहैप्पी कंट्री का भी नाम आप लोगों को बताना है, जो सबसे ज्यादा नाखुश कंट्री है वो कौन सी है, उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। मैप में भी देखेंगे कहां कहां पर ये कंट्री लोकेटेड है। बात करते हैं यहां पर प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई प्रोजेक्ट को हम लोग नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा देते हैं, यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस उसको दे देते हैं, तो उसकी फंडिंग जो है वो यहां पर सेंटर से मिलनी स्टार्ट हो जाती है, काफी सारी फंडिंग। तो ये फंडिंग कितनी है आप लोगों को बताना है, 70%, 80%, 90% या फिर 100%। तो इनमें से एक चूज करना है। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिल जाता है तो 70, 80, 90, 100 कितने प्रतिशत फंडिंग जो है वो यहां पर कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल कर आती है, तो ये आप लोगों को बताना है। चंबल रिवर के बारे में जब बात करेंगे, ओरिजिनेट होती है यहां पर, ये है सिंगार चोरी पीक। तो ये एक माउंटेन रेंज है जहां पर ये लोकेटेड है, और ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कहां पर है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन से हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का काम करती है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी शानदार प्यारा नन्हा मुन्ना से डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, पर टकटकी लगाकर लेक्चर आप लोगों को देखना है। तो आइए अपने कारनामों को आगे बढ़ाते हैं। आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ, कल कमेंट पढ़ रहा था तो कल थोड़ा सा मेरी जो वॉइस थी वो थोड़ी कम थी। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आज खुश नहीं लग रहे हो। यार खुशी की बात तो ऐसी कुछ नहीं है कि खुश ना खुश तो रहता ही वो, लेकिन दिक्कत यह था कि कल ना ओनली 1-1.5 घंटा ही सो पाया था, ठीक है। तो वो घंटा सोया और फिर सोए भी कुछ काम पड़ गया, इसकी वजह से हिंदू भी आप लोगों की लेट हो गई। तो कुछ ऐसे ही पर्सनल काम पड़ गए थे थोड़े से, जिसकी वजह से सो नहीं पाया ढंग से। तो जब थोड़ा सा कम सोया रहता है इंसान तो आप लोग भी समझते हैं कि एनर्जी इतनी थी, बस हाँ वही है कि बस जैसे तैसे लग रहा था कि हाँ रिकॉर्ड करनी है वीडियो अच्छे से, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो रिकॉर्ड की, बस वॉइस थोड़ी कम थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आप लोग साथ में है तो बुरा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से एंजॉय चल रही है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी एंजॉय करते रहिए, खुश रहा करो यार। खुश होने के तरीके ढूंढो, ठीक है। अगर ना खुश होने के तरीके ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएंगे, खुश होने के ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएंगे। जब मुझे कुछ नहीं मिलता है आप लोग के मैसेज पढ़ने लगता हूं, उससे मुझे खुशी मिल जाती है बहुत सारी। आप लोगों को अपने माँ बाप का चेहरा देखकर भी खुशी मिल सकती है आसानी से। अगर माँ बाप आप लोग खुश हैं, अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बीमारी नहीं है कोई, तो इस तरीके से लाइफ में खुशी ढूंढना सीखो, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में बात करते हैं, जिसको वर्ल्ड टीबी डे भी आप लोग बोलते हैं। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि यार ये बीमारी हम लोग को रोकनी है, ठीक है। कैसे इसको कम करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का फंडा आप लोगों ने सुना है कि प्रिवेंट करना है बीमारी को ताकि परवान चढ़े उससे पहले ही। तो टीबी का जो इंपैक्ट है वो देखना होता है, कैसे उसको ट्रीट करना है वो देखना होता है। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है 24 मार्च को ये डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि 24 मार्च यानी कि 24 मार्च 1882 यानी कि 1882 में यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट कूच ने जिनके द्वारा डिस्कवर किया गया इसका बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन ये बन जाता है बीमारी किससे फैलती है, तो भाई साहब बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। तो याद रखना बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है, और बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, क्वेश्चन बन सकता है बीमारी से रिलेटेड। तो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है वो है इसका बैक्टीरिया का नाम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो
तो एमटी का भी नाम आप लोग याद रखते हैं, जो टीबी है वो एमटी से फैलती है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। टीबी जो है वो एमटी से फैलती है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना आप लोग। इसकी जो अब की बार की थीम है, ये बात की जा रही है द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि हम लोगों ने बोला था कि बीमारी को हम लोगों को कंप्लीटली खत्म करना है, इसके बारे में कई सारे टारगेट बनाए गए थे, पर लेकिन वो टाइम निकलता हुआ जा रहा है, यानी घड़ी टिक 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 कर चल रही है, टाइम निकल रहा है, समय निकल रहा है, पर लेकिन आप लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो वर्ल्ड रनिंग आउट ऑफ द टाइम, जो उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि ट्यूबरक्लोसिस को हम लोगों को कमिटमेंट किया था इसको खत्म करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है 2030 तक का है, और इसी के साथ में हमारी कंट्री तो थोड़ा सा एम्बिशियस हो गई, तो इनका टारगेट हो गया 2025 का। इनका बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उससे 5 साल पहले हम लोग अपनी कंट्री में से टीबी को खत्म कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 2021 में तो हम लोग आ गए, 4 साल और बची हैं, तो कितने अच्छे से हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। इसी के साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात आप लोगों से पूछे कि कहां पर आती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है, यहां पर जो हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है। कोरोना भी आप लोगों का यहीं पर आएगा, टीबी भी आप लोगों की यहीं पर आएगी, कैंसर भी आप लोगों का यहीं पर आएगा। तो हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है, वो आप लोगों को याद रखना है। अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये वो गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। भुखमरी मिटानी है, टीबी मिटानी है, तो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि झूठ कितने भी अपने पंख क्यों ना फहरा ले, आखिरी में जीत जो है वो सच्चाई की होती है, और ये सत्य भी है। आप लोगों ने देखा होगा कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे जीतती जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। तो इसी के चलते यहाँ पर राइट टू ट्रूथ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको नॉर्मली बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर राइट टू ट्रूथ, यानी कि हक है एक तरीके से सत्य बोलने का, कंसर्निंग द ग्रोस जो ह्यूमन राइट वोलेशन जो देखने को मिलते हैं। जैसे श्रीलंका में काफी सारे तमिलियन कम्युनिटी को मारा गया, ठीक है, तो उनकी भी डिग्निटी थी, उनके बहुत सारे लोग जो है आज के दिन में गायब कर दिए गए थे उस टाइम पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अफगानिस्तान में आज के दिन देख सकते हैं, सीरिया में आप लोग देखते हैं, इराक में आप लोग देखते हैं, ठीक है, इसी के साथ में ओमन में आप लोग देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो उनके बारे में पब्लिक के सामने इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये भी डे जो है 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है कि मेमोरी जो है उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, याद किया जाए कि किस तरीके से जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है कि उसको हम लोग खत्म करना है। देखिए इंसान है तो इंसान के कुछ हक होते हैं, तो आप लोग उनको सही टेबल पर लेकर आइए, एक सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और जस्टिस उनको मिलना चाहिए, जस्टिस को सप्रेस नहीं करना है। तो इसके बारे में बात करते हैं यहां पर राइट टू ट्रूथ, ठीक है। तो ये भी एक डे है, थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए बेसिकली, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बिल्कुल सारी चीजें याद ही रखनी है। देखिए मेरा लेक्चर कभी भी याद रखने की कोशिश मत करो, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सुनो, उसको दिल लगाकर सुनो। जैसे सॉन्ग होता है ना, कभी याद रखने की कोशिश करते हैं, मूवी की स्टोरी होती है याद रखने की कोशिश करते हैं, कुछ आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं उसकी मेमोरी याद रखने की कोशिश करते हैं, नहीं, क्योंकि आप लोग उसको जीते हैं। तो लेक्चर भी आप लोग जीना स्टार्ट कर दो, तो ये सारी चीजें आप लोग एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, एक लाइफ का पार्ट बना के चलो। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठ गए तो बस इरिटेट हो रहे हैं, यार लेक्चर भी देखना है, लेक्चर आ गया होगा ये करना है, ऐसा देखो ना कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, आओ चलो यार लेक्चर में देखते हैं आज क्या नया है, ठीक है, इस तरीके से आओ और फिर सीख कर जाओ, तो फिर देखोगे अपने पूरा दिन किस तरीके से शानदार तरीके से स्टार्ट किया। और अब तो अच्छा मौसम हो गया, 4 बजे काफी सारे बच्चे उठ रहे हैं। और देखिए अगर किसी दिन जो प्रीमियर नहीं लगाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो नहीं आएगी, वीडियो आएगी ही आएगी। अगर किसी दिन कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन वीडियो नहीं आएगी, तो टेलीग्राम पर आप लोगों में शाम को ही बता दूंगा कि भाई साहब सुबह परेशान मत होना कि वीडियो नहीं आएगी। अगर कोई भी टेलीग्राम पर मैसेज नहीं आए तो इसका मतलब ये वीडियो आएगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो वो टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, वो मेरी टेंशन है। बस आप लोग वही है कि अपना यानी आर्मी की तरीके से आप लोगों को बस तैयार रहना है कि आते ही टूट पड़ना है ठीक है। तो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर ये, और काफी प्यारी न्यूज है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। कितने खुश हैं और कहां पर लोग खुश हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट है 2021 की। यहां पर बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सॉल्यूशन नेटवर्क है फॉर यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा रिलीज की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये बराबर में भी आप लोग देखते हैं। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो साइड में आप लोग यहां पर देख रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट गोल है ये कैसे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनानी है उसी के बारे में बात करते हैं। तो अब की बार जो बात करें, जो फोकस एरिया है वो बोला जा रहा है कि इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को रुला दिया। बहुत सारे लोग तो कोविड-19 की वजह से खुश नहीं है। जो लोग ठीक ठाक कंडीशन में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं वो कोविड-19 से काफी खुश हुए। बहुत सारे लोग कोविड-19 से अमीर हो गए, पर लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में गरीब भी हो गए। तो ये 149 कंट्री यहां पर बेसिकली रैंक की गई इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। तो ये जो इंडेक्स है इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है।
तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, बेसिकली जो आज की डेट में जो ये रैंक है, ये हैप्पी कितने लोग हैं, खुश कितने लोग हैं, हैप्पी सिंह कितने लोग हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो रैंक जो है वो बेस की जा रही है यहां पर एक पोलिंग में, जिसको यहां पर ये गैलप वर्ल्ड पोल आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 6 वेरिएबल लेकर चलता है। 6 वेरिएबल यानी कि 4 से 6 पैरामीटर है जिनके बेस पर ये चेक कर रहे हैं। पहला बात करें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, यानी कि लोगों के पास में कितनी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि उनको कुछ खरीदना है मार्केट से, तो उनके पास में पैसा है कि नहीं है, तो कितने अच्छे से उस चीज को खरीद पाते हैं, या फिर अरमान मर जाते हैं नहीं यार पैसा नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में जो सोसाइटी में सपोर्ट, सोशल सपोर्ट कैसी देखने को मिलती है, उनकी हेल्थ कैसी चल रही है। अगर हेल्थ अच्छी है, पैसा दुनिया भर का है पर लेकिन हेल्थ गड़बड़ है, तो उस पैसे का अचार डालेगा क्या इंसान। हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए बोला जाता है जो इंसान हष्ट-पुष्ट है वो ये समझिए आज के में बहुत अमीर है वो इंसान। ठीक है, ये आप लोग बात ध्यान रखिए। हाँ, ये है कि थोड़ा सा पैसा और हो जाए तो जिंदगी चलने लगे। तो अगर हेल्थ अच्छी है, पैसा नहीं है तो खुश रहिए। ठीक है, पैसा हेल्थ अच्छी नहीं है तो दुखी हो जाइए। ओके, बात की जा रही है फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइस। आप लोग के पास में चॉइस है कि हाँ आप लोग इस पाथ को चूज करना चाहते हैं, आप लोग क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो आप लोग के पास में चॉइस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी सही नहीं है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जनरसिटी के बारे में, यानी कि उदारता। उदारता कैसी देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां पर उदारता रहेगी वहां पर ही आप लोग खुश रहेंगे। पता चला हर एक इंसान चिढ़ रहा है, हर एक इंसान ये चाह रहा है कि इंसान आगे ना बढ़े, हर एक इंसान लड़ रहा है पास में आकर, तो वो कोई अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ में परसेप्शन ऑफ करप्शन, सोसाइटी में करप्शन कैसा देखने को मिल रहा है, जहां जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घूस देनी पड़ रही है, कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये 6 पैरामीटर के बेस पर लोगों से पूछा जाता है कि भाई साहब आप लोग की जिंदगी कैसी चल रही है, तो वहां से फिर इंडेक्स निकल कर आता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो ये 6 पैरामीटर यहां पर काउंट करते हैं, उसके बाद में लोगों की खुशी देखी जाती है। आगे अगर इसके बारे में बात करें तो बात की जा रही है कि आज की डेट में आप लोगों को यह देखा जाता है कि जिन लोगों से बातें पूछी जाती है तो फिर 0 से लेकर 10 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 6 जो पैरामीटर हैं उनके बेस पे 0 से लेकर 10 नंबर दिए जाते हैं कि हाँ कितने लोग इसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके से इंडेक्स रेट यहां पर रखा गया कि कौन सी कंट्री कितनी खुश है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कंट्री है अगर आज के डेट में बात करें। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी, और अगर फिनलैंड आप लोग देखेगा तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखेगा, ये आप लोगों को नजर आएगा इधर साइड में। ठीक है, ये हो गया फिनलैंड। तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खुश कंट्री है, क्योंकि ये वो कंट्री है जहां पर जो गवर्नमेंट वो है शानदार तरीके से इन चीजों को सपोर्ट करती है। खासकर अगर बात करें तो यहां पर बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो जितना अमीर है, जितना पैसा कमाता है उसके ऊपर उतना ही टैक्स है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होंगे कि हाँ सब पर एक जैसा टैक्स ज्यादा लगता है। आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी काफी अच्छी कंट्री है। इसी के साथ में नॉर्वे हो गया। ठीक है, जापान के बाद में जर्मनी जो है मुझे काफी प्यारी कंट्री लगती है, क्योंकि यहां पे लोगों के अंदर जो डेडिकेशन अपनी कंट्री को लेकर, जो अपने टाइम को लेकर, वो काफी प्यारा है। तो जापान के बाद में जो सबसे फेवरेट कंट्री है वो है जर्मनी। ठीक है, हालांकि ये मत बोलना कि सर इंडिया तो सबसे टॉप पर ही है, इंडिया तो दिल में बसी हुई है, उसके बाद की बात की जा रही है, कंपेयर मत करना इंडिया को। ठीक है, अगर बात करें अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड में सबसे बुरी कंडीशन में आज के में, और इसका जो आधे से ज्यादा जो श्रेय जाता है वो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से यहां पर बड़ी बुरी कंडीशन रहती है। तो ये हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये सिचुएशन देखने को आप लोगों को मिलती है, तो इसके चलते अफगानिस्तान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नाखुश कंट्री है। काबुल इसकी कैपिटल हो गई, तो इसके चलते अगर बात करें इसी में जो जिम्बाब्वे है वो यहां पर दूसरी सबसे नाखुश कंट्री है, रवांडा तीसरी, इसी के साथ में बोस्टवाना ये है चौथी, नेक्स्ट यहां पर लिसोथो ये हो गई इसके साथ में नेक्स्ट कंट्री। ये वो कंट्री है जो खुश नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी कंट्री है। हमारी रैंक भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, हम भी नीचे से टॉप कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं हमारी रैंक यहां पर 139 है। ठीक है, 149 कंट्री में से हमारी कंट्री की रैंक है 139। हमसे ज्यादा खुश तो पाकिस्तान है, हमसे ज्यादा खुश तो बांग्लादेश है, हमसे ज्यादा खुश तो बहुत ज्यादा खुश चाइना है। यानी कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर रैंक की बारे में बात करें, इंडिया की जो रैंक थी वो 144 थी 156 कंट्री में से। अब की बार यहां पर कुछ कंट्री कम हुई तो 149 का काउंट किया गया, तो 139 हमारी रैंक देखने को मिली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेटवर्क सॉल्यूशन है वो लॉन्च किया गया था 2012 में, और ये बेसिकली यहां पर चीजों को चेक करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में और क्या क्या उनका सॉल्यूशन निकल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर फोकस देता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिसके बेस पर ये चेक किया जाता है कि कितनी प्रॉब्लम है और क्या क्या सॉल्यूशन है। गरीबी कितनी कम हो रही है, भुखमरी कितनी कम हो रही है, हेल्थ कैसी है लोगों की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से मिल रही है, जेंडर इक्वलिटी सोसाइटी में या नहीं है, पीने के लिए पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारी में जाओगे पीने के लिए ढंग से पानी भी नहीं मिलता है लोगों को। तो ये सारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को मिली हुई है, और आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये सोचिए जिनके पास में ये चीजें भी नहीं है, तो अपने काम पर फोकस देना स्टार्ट करो। अगर काम में सक्सेस हो रहे हो तो उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो, ऐसी खुशी मिलेगी कि किसी चीज के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं करोगे उसको। ओके,
नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में है। अगर आप लोग इसको अपने से रिलेट कर कर देखेंगे तो काफी आसान लगेगा कि हाँ आप लोगों के पास में एक गाड़ी है, उस गाड़ी के साथ में क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। तो आप लोग अगर अपने आप को काउंट कर लोगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग अच्छे से आर्टिकल को समझ पाओगे। पर लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसे देखेंगे, एग्जाम में आने वाला है, पढ़ना है, समझना है, तो थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, तो अपने आप से कोरिलेट कर कर देखिए। बात की जा रही है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, यानी कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री में जो पुराने व्हीकल है उनको हटाना है ताकि हमारी कंट्री में नए व्हीकल लाए जा सके, तो उसके ऊपर फोकस यहां पर किया जा रहा है। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर उनके द्वारा अनाउंस किया गया व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो पहली बार ये जो अनाउंस किया गया, और जो हिंदी है यहां पर ये कुछ और लिखा हुआ है ठीक है, एक तरीके से हाल ही में केंद्र ने लोकसभा में, अच्छा ठीक तो ऐसे ही है मुझे लगा कुछ और, मुझे नीति आयोग दिख गया, यहाँ पर नीति है। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पे तो पहली बार यूनियन बजट में यहाँ पर इसको लाया गया 2021-22 के अंदर में। ठीक है, तो 21-22 में यानी कि अभी जो लेटेस्ट बजट प्रस्तुत किया गया उसमें बात की गई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, यानी कि पुराने व्हीकल को हटाना है। अब क्या क्या चीजें हैं थोड़ा समझिए। हमारी कंट्री में 51 लाख व्हीकल ऐसे हैं जिनको लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं आप लोग। ये जो गाड़ियां हैं वो ऐसी हैं जो कि यहाँ पर 20 साल से पुरानी हो चुकी है, और 20 साल से पुरानी होने के बाद में उसकी खस्ता हालत हो जाती है। 34 लाख से करीब ऐसे व्हीकल हैं हमारी कंट्री में जिनकी 15 साल या फिर उससे ऊपर एज हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे व्हीकल ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो कि लगभग 85 लाख के करीब ऐसे व्हीकल हैं जिनकी जो एज है वो 15 साल से ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए वो काफी एक सेकेंड तो काफी सारे ऐसे व्हीकल है जिनमें ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए यहाँ पर अगर ओल्डर के बारे में, खासकर जो ऐसे पुराने व्हीकल आप लोग देखते हैं तो पोल्यूशन काफी ज्यादा फैलाते हैं। कई बार यहाँ पर ये सेफ्टी के भी काफी सारे रीजन होते हैं, क्योंकि नए जो व्हीकल आ रहे हैं उसमें काफी सारी सेफ्टी के मेजर्स आप लोगों को नए नजर आएंगे, पर लेकिन पुराने जो व्हीकल है वही चल रहे हैं तो उनमें वो भी दिक्कत रहती है। कईयों में आप लोगों को जो लेटेस्ट सेफ्टी के मेजर है वो देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है एक्सीडेंट होने के बाद भी। अगर ढंग का नया व्हीकल रहेगा तो एक्सीडेंट होने के बाद भी जान बचने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये भी काफी ज्यादा जरूरी है कि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में व्हीकल होने चाहिए। ओल्ड व्हीकल के बारे में बात करें यहां पर तो देखिए हमारी कंट्री में ये बात की जा रही है कि आप लोग क्या करने हैं, फिटनेस टेस्ट से पहले आप लोगों को एक तरीके से री रजिस्ट्रेशन कराना है जो पास करने के लिए फिटनेस टेस्ट को, तो री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर ज्यादा पुराना है तो गवर्नमेंट को डेटा मिल जाएगा, ठीक है, कि ये पुराने व्हीकल है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कमर्शियल व्हीकल है 15 साल से पुराने उनको स्क्रैप करने की बात करिए। खासकर गवर्नमेंट के जो कमर्शियल व्हीकल है या फिर गवर्नमेंट के व्हीकल है उनको सबसे पहले उनको पिक्चर में लाया जा रहा है। 15 साल दिए गए, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए 15 साल दिए गए। और मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई गाड़ी है उसके लिए 20 साल दिए गए कि 20 साल से अगर पुरानी हो चुकी है तो फिर उसको कचरे में डस्टबिन में डालो, ये बोला जा रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर इसी के चलते क्या क्या रूल और रेगुलेशन लाए जा सकते हैं। तो ओल्ड व्हीकल के लिए यहाँ पर एक तो ऑटोमेटेड जो फिटनेस सेंटर है वो बनाए जाएंगे जहां पर चीजों को चेक किया जा सके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यहाँ पर चीजें लेकर चले जाएंगे कि हाँ जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर चीजें फॉलो की जा रही है उनको फॉलो किया जाएगा। इसी के साथ में एमिशन टेस्ट या फिर यहाँ पर बार्किंग सिस्टम या फिर सेफ्टी कंपोनेंट, तो ये चेक किया जाएगा कितना सही वो व्हीकल है, क्या यहाँ पर आगे चलाने लायक है वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फिटनेस टेस्ट है अगर वो फेल हो जाता है तो उसको स्क्रैप किया जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि करप्शन कितना ज्यादा कम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर करप्शन होगा उतनी ही बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर में चीजों को लेकर नहीं चल पाएंगे। और इसी के साथ में सेंटर और स्टेट के बीच में कितना ज्यादा अच्छा माहौल बन पाता है इस चीज को लेकर, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसीजर क्या है वो पूरा बताया गया है कि कैसे जो स्क्रैपिंग फैसिलिटी रहेगी, किस तरीके से उनकी पावर रहेगी, क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो सारी बात बताई गई है। सबसे पहले तो बोला गया कि रोड जो टैक्स है उसमें रिबेट देने की बात की जा रही है। काफी ज्यादा पैसा लेते हैं, अब थोड़ा जनता को वापस भी दो। 25% के करीब जो पर्सनल व्हीकल पर छूट मिले और 15% के करीब कमर्शियल व्हीकल पर छूट मिले। यानी कि अगर गाड़ी लेना चाहते हैं आप लोग, अगर आप लोगों की जो गाड़ी है वो स्क्रैपिंग में जा रही है तो 25% की छूट आप लोगों को दी जाएगी उस व्हीकल पर। यानी कि अगर वो 1 लाख कार है तो 75,000 का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और कमर्शियल व्हीकल है तो यहां पर आप लोगों को वो 85,000 का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में जो यहां पर प्रोवाइड किया जाए जो इंसेंटिव है यहां पर खासकर जो ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करता है, ठीक है, या फिर अनफिट टेस्ट में पाया जाता है उसका व्हीकल, तो भी यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उनको भी यहां पर 5% यहां पर और इनको भी छूट देनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आप लोग एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 25% छूट यहां पर मिल गई और 5% और मिल गई, तो टोटल मिलाकर 30% की छूट आप लोगों को मिल गई। तो कहने का मतलब यह कि अब आप लोगों का जो व्हीकल है वो आप लोगों को कितने का 70,000 रुपए का पड़ेगा लगभग, अगर 1 लाख का आता है
तो ये स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ में जो रजिस्ट्रेशन फीस में भी आप लोगों को कई हजार रुपए लग जाते हैं, वो पे नहीं करने पड़ेंगे कि ऑन रोड आकर व्हीकल कितने का पड़ रहा है, कि यार रजिस्ट्रेशन कराने में लगे 30-40 हजार रुपए और दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, 15-20 हजार रुपए, फिर कोई अच्छी सी नंबर प्लेट ले ली तो उसमें लग गए। तो ये सारी कंडीशन में भी आप लोगों को यहां पर छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि नंबर प्लेट तो देखिए अपना शौक होता है, उसमें कोई छूट वगैरह नहीं दी जाएगी, पर हाँ नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो ऑफ कर दी जाएगी यहाँ पर, ये अच्छी बात की जा रही है। अब पैसा लगेगा यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने पास से पैसा देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, तो कमाएंगे कहां से? तो इनके द्वारा बोला गया कि जो यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी री रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि जो पुराने व्हीकल है उसमें री रजिस्ट्रेशन फीस इनके द्वारा इंक्रीज की जाएगी। अगर 15 साल से या फिर उससे ज्यादा पुराने हो चुके हैं तो उसकी फीस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों के पास में गाड़ी है 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो अब उसको री रजिस्टर कराने जाएंगे तो उस पर पहले कंपेयर में ज्यादा फीस लगेगी, ताकि आप लोग उस गाड़ी को छोड़ ही दो, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारा सिस्टम क्या किया जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अभी पोल्यूशन के मामले में हमारी कंट्री की जो कैपिटल है, दूसरी बार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल देखने को मिली। वर्ल्ड में जितनी पोल्यूटेड सिटी है, अगर 30 की बात करें तो हमारी कंट्री मैक्सिमम सिटी आप लोगों को पोल्यूटेड देखने को मिलेगी। तो इसके चलते गाजियाबाद वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आ गई। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू भी यहां पर चीजें फॉलो करने की बात की जा रही है। आज के दिन में आप लोग जाते हैं टोल प्लाजा पर, रुकते हैं, वहां से काफी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, तो काफी सारा फ्यूल खर्च हो जाता है, तो उसको भी यहां पर बात की जा रही है बेस्ड टोल कलेक्शन के बेस पर। ठीक है, तो उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हो गया। आई होप कि आप लोगों के माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो गई होगी इसको लेकर। हेल्थ के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो आज के दिन में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कौन है? ये है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। इनको अभी जो चेयरमैन बनाए गए यहां पर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, यानी कि टीबी को कैसे, ट्यूबरक्लोसिस को कैसे रोकना है, इसकी पार्टनरशिप है, उसका एक बोर्ड है, उसमें यहां पर इनको चेयरपर्सन बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें यहां पर तो 3 ईयर टर्म इनकी यहां पर होने वाली है, जो कि जुलाई से स्टार्ट होगी 2021 से, और यहां पर 3 साल तक इनकी चलने वाली है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि चेयरमैन जो बनाया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का, ये है क्या। सबसे पहले तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। ये इसका फोकस ये है कि टीबी को कैसे खत्म करना है दुनिया में से। तो इसी के चलते जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फर्स्ट सेशन था यहां पर ट्यूबरक्लोसिस, ये बेसिकली एपिडेमिक को लेकर, तो लंदन में होता 1998 में। ठीक है, उस टाइम पर ये एक तरीके से एडहोक सेशन था, एडहोक कमेटी को तौर पर, फिर आगे चलकर यहां पर इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप यहां पर ये है, यहां पर एम्स्टर्डम। ठीक है, तो यहां पर एक डिक्लेरेशन आया जिसको एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन का नाम दिया गया यहां पर, उसके बेस पर चीजें निकल कर आई। कहां पर है ये सिटी कहां पर है बेसिकली आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर डिक्लेरेशन आया जिसके चलते ये बोला गया कि आगे चलकर टीबी को कैसे खत्म करना है। तो 20 कंट्री के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, आगे अगर बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, अगर बात करें यहां पर तो ग्लोबल प्लान टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बनाया गया 2018 से लेकर 2022 तक का, कि ग्लोबल प्लान टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस 2019 में लॉन्च किया गया। तो इसके चलते ये फोकस रहा। एक प्राइज है यहां पर जिसकी KOCHON, ठीक है, तो कोचन करके एक प्राइज है यहां पर, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी यहां पर इसी के लिए दिया जाता है, टीबी के ऊपर कितना आप लोगों ने काम किया। कोचोनी बोलेंगे ना इसको, कुछ और प्रोनाउंस करेंगे आप लोग बताइए देगा, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है इसका। एनुअली जो है यहां पर ये बेसिकली फोकस ये किया जाता है कि अवार्ड दिया जाता है कि अगर किसी ने भी यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एसएलवी से रिलेटेड एक प्राइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी फैमिली मेंबर है वो अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं पर ऐसा कोई मुहिम चला रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक प्राइज दिया जाएगा। प्राइज में कुछ भी दिया जा सकता है, जो भी इंसेंटिव हो वहां पर जो भी बनता है उस तरीके से। तो उस तरीके से तो ये क्या रहेगा, एक तरीके से प्रमोट करेगा कि हाँ वो काम और अच्छे से करे, तो इसीलिए प्राइज दिया जाता है ताकि इस काम को और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इंडिविजुअल जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस फील्ड में इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, सिंगल पर्सन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी, ताकि वो टीबी को खत्म करने में जो रोल प्ले कर रहे हैं। और ये कोचन जो फाउंडेशन है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो कि कोरिया से निकल कर आती है। जब शब्द यूज करते हैं ना रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इसका मतलब है साउथ कोरिया के बारे में बात की जा रही है। अब नॉर्थ कोरिया को सीधा नॉर्थ कोरिया लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप है किम जोंग उन, तो वहां पर उसको नॉर्थ कोरिया लिखते हैं। रिपब्लिक का मतलब यहां पर हो गया कि हाँ ये डेमोक्रेटिक साउथ कोरिया के बारे में बात की जा रही है। $65,000 यहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो $65,000 यहां पर ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो ताकि टीबी को रोका जा सके। इसका जो सेक्रेटरीट है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। तो इसके चलते जो बोला जा रहा है कि 8 कंट्री ऐसी हैं आज के डेट में पूरे दुनिया में जो लगभग 2/3 ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी लिए घूम रही है। यानी कि जितनी दुनिया में सारा जो टीबी की बीमारी है, इसमें से 8 कंट्री में आप लोगों को यहां पर 2/3 बीमारी देखने को मिलेगी। सबसे टॉप पर कौन है वो तो आप लोग जानते हैं। सबसे टॉप पर अपनी कंट्री को ये खिताब, ये तमगा हमारी कंट्री के माथे पर है। फिर इंडोनेशिया, चाइना तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर फिलीपीन, 5वें पर पाकिस्तान, 6ठे पर नाइजीरिया, 7वें पर बांग्लादेश और 8वें पर हो गया साउथ अफ्रीका।
ये बेसिकली एक रिपोर्ट भी है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसी ऐसी रिपोर्ट कई बार पूछी जाती है। इंडिया का कमिटमेंट है एलिमिनेट करने का टीबी को 2025 में, वर्ल्ड का कमिटमेंट है 2030 में। अब एलिमिनेट कैसे करना है वो देखेंगे। तो हमारी कंट्री में एक प्लान बनाया गया, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टीबी एलिमिनेशन 2017 से लेकर 25 तक का। तो इसको तहत हम लोग एलिमिनेट करेंगे। डायरेक्ट किया जाएगा, स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रीट किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा और बिल्ड किया जाएगा एक इस तरीके से सिस्टम, ताकि बीमारी को हम लोग जड़ से खत्म कर सकें। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है किसकी वजह से, फिर से बता रहा हूं, अभी आप लोगों को जो डे डिस्कस किया था उसमें बताया था, माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वजह से ये बीमारी होती है और लंग्स को अफेक्ट करती है बिल्कुल डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। मुझे नहीं लगता कि इससे फालतू आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद में तो फिर पीएचडी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर, ये नेशनल न्यूज है, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारी कंट्री में जो माइंस और मिनरल्स है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से कोयला वगैरह हो गया, खनिज लवण हो गए, उनके बारे में बात की जा रही है। तो जो कोयला एंड माइन, जो यहाँ पर कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अभी इंट्रोड्यूस की गई है माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन, जिसको MMDR बिल बोला गया है 2021 लोकसभा के अंदर में। तो इस बिल के बारे में जानेंगे, बिल में क्या क्या बातें हैं और क्या चीजें लेकर आगे चलने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1957 का, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको चेंज करेगा। तो यानी कि जो अभी बिल आ रहा है 2021 का, ये 1957 का जो एक्ट है उसमें चेंज करेगा। ये एक्ट जो है वो इंपावर करेगा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिजर्व एनी टाइम, जैसे कि अदर देन द कोल या एक तरीके से जो यहाँ पर लिग्नाइट या फिर एटॉमिक जो मिनरल्स हो गए उनके बारे में बात करें, उनके अलावा। ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली पर्टिकुलर जो यूज कैसे करना है उसके बारे में देखिए होता क्या आज के में मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि ये किताब है और ये किताब आप लोगों को बेसिकली इसी तरीके से यूज करनी है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोली है, और दूसरे तरीके से आप लोगों को यूज नहीं करनी है। या फिर किताब छोड़िए, पैसे सही आप लोग उदाहरण समझ पाएंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 1000 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने बोला ये 1000 रुपए जो है वो आप लोगों को किताब खरीदने में ही यूज करने हैं, इसके अलावा आप लोग इनको कहीं यूज मत कीजिएगा। ठीक है, पर लेकिन आप लोगों को लगा कि यार किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना था और वहां पर थोड़ी फीस देनी पड़ गई, या फिर कोई भूखा था उसको खाना खिला दिया। ठीक है, तो ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो यहां पर कंट्रोल करके रखती थी, पर लेकिन अब जो है यहां पर कंट्रोल नहीं करेगी। आप उस पैसे को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, पर लेकिन इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बर्बाद नहीं होने चाहिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो बिल जो है यहां पर एक तरीके का ये क्या कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से, तो पर्टिकुलर इस तरीके से यहां पर जो कैप्टिव माइंस रखी जाती थी कि ऐसे यूज करना है, अब उसको हटा रहे हैं यहां पर। तो इस तरीके से अब एंड रिजल्ट देखा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इस तरीके से रिजर्व नहीं की जाएगी पर्टिकुलर एंड यूज कैसे होना चाहिए। अब खुद डिसाइड कर पाएंगे कैसे उसका यूज करना है। कि कोई यहां से मान लीजिए स्टील की खदान से जो स्टील बनाई जा रही है वो कुछ चीजें देखने को मिल रही है, कोयला यूज किया जा रहा है वो कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग डिसाइड करेंगे, वो अपने आप डिसाइड कर पाएंगे। बिल में और क्या बातें दी गई इंटरेस्टिंग, बिल में ये बातें बोली गई कि अदर देन एटॉमिक मिनरल, अगर 50% तक का आप लोग यहां पर जो मिनरल प्रोडक्शन है वो अपने आप यूज कर पाते हैं, तो उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग ओपन मार्केट में उसको बेच भी सकते हैं, यानी कि अपना खुद का यूज करने के बाद में। जो बिल है वो इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टाइम ड्यूरेशन जो है यहां पर ऑक्शन का, ठीक है, वो कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अगर अनेबल रहती है प्रोसीजर को ढंग से फॉलो करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले लेगी। यानी कि या तो आप लोग ये काम करो, स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, वरना हम लोग ये काम करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ में यहां पर ट्रांसफर जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस होता है, मान लीजिए 10 साल के लिए हम लोगों ने किसी को लीज पर कोई दे दी पर्टिकुलर माइन, फिर हम लोग 2-2 साल पर क्या करते हैं, उनसे यहां पर बेसिकली क्लियरेंस लेते रहते हैं। अच्छा ये हो गया वो हो गया, ऐसा करो, फिर से उसका चेक करते रहते हैं। तो उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है कि एक बार 10 साल के लिए दे दिया तो फिर आपके हाथ में, आप लोगों को जैसे उसको करना है वो करते रहिए, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी के साथ में अगर करंटली अगर बात की जाए जो अप्लाई किया जाएगा फ्रेश क्लियरेंस के लिए, तो हम लोग बोलते हैं ना विद इन 2 ईयर में आप लोग को उसको चेक करते रहना है, तो ऐसा नहीं करना है बेसिकली। वो भी यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि प्रेजेंट करंट जो आज के में जो बिल है उसमें ये चीजें लाई गई है, तो पुराने के साथ में कंपेयर किया गया है। बिल जो है वो ऐड कर रहा है एक तरीके से, अगर एक्सपायर हो जाता है, मान लीजिए किसी को कोई 10 साल के लिए कोई माइनिंग दे रखी है, वो एक्सपायर हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसके पास में ये एक तरीके से अधिकार चला जाएगा, ये यहां पर जब वो एक्सपायर हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी किसी ने किसी को अगर गवर्नमेंट कंपनी को 10 साल तक के लिए यहां पर दे सकती है, या फिर आगे भी उसको लगता है अगर चीजों को एक्सटेंड करने हैं, तो अगर लगता है तो कोई भी कंपनी अगर ऐसी है कि यहां पर एक्सटेंड कराना चाहती है, तो उसी के हिसाब से वो पेमेंट कर उसको आगे भी लेकर जा सकती है, एडिशनल अमाउंट पे कर, जो कि बिल के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए बोला है तो 10 साल में कहानी खत्म। अगर सही डायरेक्शन में चीजें चल रही है और इंसान जो है उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं तो वो लेकर चल सकता है आगे, ये बात की जा रही है। ओके, किसी को कोई माइनिंग लीज पे दी गई और 2 साल तक उसने उसका कोई यूज नहीं किया, ऐसे ही पड़ी हुई है, ढंग से उसको काम नहीं किया यहां से, ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि माइनिंग जो है वो 2 साल के बाद तक उसने डिसकंटिन्यू रखी, तो उसको यहां पर एक तरीके से बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है, उसके बाद में उसको कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उससे वो छिन जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि कई सारे ऐसे प्रोविजन जो रखे गए, लिबरल बनाया गया चीजों को थोड़ा सा, ताकि लोग जो है आसानी से काम कर सके। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सर पर नाच रहे 24 घंटे तांडव चल रहा है, नहीं ऐसा ही करना था, ऐसा क्यों कर दिया तुमने, ऐसा कर दिया तो ऐसा कर देंगे हम तुम्हारे साथ में, तो वो नहीं होना है, ठीक है। बेसिकली उनको थोड़ा सा आसान तरीके से रखना है कि हाँ वो आसानी से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप लोग आंसर राइटिंग के लिए बोलते हो ना, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे कर लो, या फिर आप लोग फेसबुक पे कर लो। फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग वहां पर भी आंसर लिख लो। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में भी ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये कि इजी रखना है थोड़ा सा चीजों को, ठीक है। स्टेट न्यूज के बारे में बात करते हैं, और ये राजस्थान से निकल कर आ रही है। राजस्थान हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जहां पर पानी की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। तो राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो यहां पर नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस की बात की जा रही है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के लिए, जिसको ERCP बोला गया है। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यार देखो इस प्रोजेक्ट को अगर हम लगाएंगे, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो दिमाग लगा रही है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट हम लगाते हैं सारा पैसा हमको देना पड़ेगा। एस्टिमेशन जो कोस्ट आ रही है इसकी वो 40,000 करोड़ आ रही है। पर लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग नेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में अगर डलवा देते हैं तो 90% जो फंडिंग है यहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी कि हमारा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसके बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 10% हमारी कंट्री में जो एंटायर जो एरिया है उसका राजस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है एरिया वाइज ये आप लोगों को बताना है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, 2 सबसे छोटे राज्य के नाम भी आप लोग बताइए। देखता हूं कि छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है, कंफ्यूजन है। अगर बात करें यहां पर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहां पर ये बात की जा रही है कि आज की डेट में ओनली 1.16% ओनली इंडिया जो सरफेस वाटर है, इसी के साथ में 1.72% जो ग्राउंड वाटर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान में। यानी कि राजस्थान 10% एरिया रखता है और ओनली 1.16% यहां पर पानी रखता है सरफेस के ऊपर में। तो ये समझ सकते हैं कि पानी की कितनी कमी है एरिया के हिसाब से। अगर बात करें हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये बात की जा रही है बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में। और यहां पर जो चंबल रिवर है उसमें भी सरप्लस वाटर देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। हालांकि सारी रिवर में यहां पर ये सरप्लस पानी देखने को मिलता है, पर लेकिन यहां पर जो कोटा बैराज आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर क्रोकोडाइल जो सेंचुरी भी है। अगर यहां से पानी आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं तो दिक्कत ये हो जाएगी यार, ये पानी जो ना ये इसकी वजह से जो कछुए जो यहां पर कछुए नहीं सॉरी क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है उनकी जान जाने लगेगी, उसको कैसे लेकर चलोगे। तो ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल है उसके लिए बात ये की जा रही है कि जो रेनी यानी कि जो मॉनसून आता है उसमें जो पानी आता है उसका आप लोग कुछ जुगाड़ करो, उसको कुछ ऐसे लेकर चलो ताकि सरप्लस जो वाटर है वहां से निकल कर आए, ठीक है। इसके साथ में जो भी यहां पर जैसे चंबल की जो ट्रिब्यूटरी होगी जिसमें बात की जा रही है कुन्नू, इसी के साथ में यहां पर पार्वती, नेक्स्ट यहां पर काली सिंध, तो ये सारी आप लोग यहां पर जो इस तरीके की ट्रिब्यूटरी है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है यहां पर इसके, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। छोटा सा खासकर राजस्थान से अगर आप लोग आते हैं तो ये आप लोगों के लिए स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा खासकर, ठीक है। तो ये कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में ड्रिंकिंग वाटर या फिर इंडस्ट्रियल जो वाटर उसकी जो रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में सदर्न और जो साउथ ईस्टर्न जो रीजन है राजस्थान का, वहां पर 2051 तक का यहां पर टारगेट है कि कैसे चीजें प्रोवाइड करानी है। तो ये चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उनकी हेल्प लेकर, मॉनसून वाटर की हेल्प लेकर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर चंबल रिवर के बारे में आप लोगों से बात करूं तो मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर है इंडिया के अंदर में, जो कि एक अच्छी चीज लगी मुझे पढ़ने के बाद में, थोड़ी खुशी हुई कि किसी रिवर के बारे में तो ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर है, पॉल्यूशन देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। कौन कौन है इस एरिया से आता है, कोई हमारा फैमिली मेंबर बताइए जरा, आखिर क्या किया ऐसा कितनी पॉल्यूशन फ्री है ये। अगर बात करें ओरिजिनेटर के बारे में, कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये सिंगार चौरी पीक है। यहां पर कहां पर यह है विंध्या माउंटेन रेंज, तो इंदौर के अंदर से यहां पर बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है। ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मत बोलना सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने पढ़ाया था, आप लोगों ने ना ये तो पढ़ा नहीं, या फिर आप लोगों ने लेक्चर मिस कर दिया उस दिन, और या फिर आप लोगों ने रिविजन नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, जरा सीधे पूछ लें कहां से निकल कर आती है और कौन सी रेंज है, फिर आप लोग बोलेगे ये क्या हो गया। ऐसा नहीं बोलना है, पढ़ते रहना है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में, ठीक है। ये प्योर रिसर्च सेंटर उसके बारे में, इसके द्वारा ये बताया कोविड-19 के चलते कितनी भूखमरी कितनी गरीबी आ गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक का डेटा का एनालिसिस इनके द्वारा किया गया, और इनके द्वारा जो बात बताई गई ये बताया गया कि किस तरह का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, कैसे शेप ले रहा है वर्ल्ड, उसके बारे में इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि जनता जान सके, ठीक है। जनता जवाब मांग रही है तो जनता को जवाब दिया जा रहा है कि गरीबी क्यों हो रही है, तो गरीबी इसलिए हो रही है कोविड-19 ने जो है भाई साहब उन्हें कहता वाट लगा के रख दी है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी है। अगर बात करें
पॉवर्टी रेट इन इंडिया के बारे में, तो ये लगभग 9.7% था, हो गया बेसिकली 2020 में, जो कि 2020 में जनवरी में जब से लॉकडाउन नहीं लगा था 4.3% था। तो डबल के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, गरीबी बढ़ गई है देश के अंदर। 2011 से लेकर 19 तक का काफी सुहाने दिन चल रहे थे हमारी कंट्री के, और उस टाइम पर जो रेट था वो रिड्यूस हो गया था। लगभग 340 मिलियन गरीबी से हम लोग घटकर 78 मिलियन पे हम लोग आ गए थे। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग अमीर हैं, गरीबी की कैटेगरी में आते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं बताता हूं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कैसे। अगर यहां पर इस रिपोर्ट के हिसाब से माने तो गरीब लोग कौन है? जो पूरे दिन में यहां पर $2 कमाते हैं। $1 की अगर बात करें, आप लोग 70 लगा सकते हैं, तो 70 और 70 प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब 140 रुपए। अगर अर्निंग आप लोगों की इससे कम अर्निंग है अगर पर डे की, तो इसका मतलब गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये यहां पर इनका एक एस्टिमेशन है। इसके हिसाब से बात करें तो 75 मिलियन के करीब जो नंबर इंक्रीज हो गए 2020 में, क्योंकि उनकी अर्निंग इससे कम हो गई है। बहुत सारे लोगों की सैलरी डाउन कर दी गई है। तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 60% के करीब जो ग्लोबल इंक्रीज जो पॉवर्टी हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रही है उससे ज्यादा इंडिया के अंदर हो रही है। कहां से पता चलता है? क्योंकि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम है, जिसको MGNRG का आप लोग बोलते हैं, MG नरेगा, इसमें लोगों को काम की इच्छा बढ़ गई है। एक ह्यूज लेवल पर लोग जो हैं इसमें काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये यहां पर इसमें काम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोग जो हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया को सौगात दी कोरोना वायरस की, और उसके ऊपर सबसे कम इंपैक्ट पड़ा। सबसे कम लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे गए चाइना में। समझ रहे हैं आप लोग? इसको कहते हैं बदतमीजी काटना, दुनिया को बर्बाद करके अपने आप बल्ले बल्ले करते घूम रहे हैं। तो यहां पर पॉवर्टी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें हेल्प जो पॉवर्टी लेवल अगर आप लोग देखें यहां पर, तो बात की जा रही है वर्चुअली चेंज हुआ है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है चाइना के अंदर में, वो बिल्कुल ऐसे ही रहा है जैसा नॉर्मली है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो लगभग 10.4% के करीब यहां पर चीजें बढ़ गई हैं, जिसके कंपेयर में अगर हम लोग देखें। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में गरीबी बढ़ी है, हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, और बाकी चाइना में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो यह बेसिक बात है। साउथ एशिया, अगर साउथ एशिया के बारे में आप लोगों से पूछें तो सार्क कंट्री के बारे में याद रखिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, तो उसके बारे में बात करें तो इसमें यहां पर यह बोला जा रहा है कि इसमें जो पॉवर्टी जो है वो पहले रिड्यूस हो रही थी काफी अच्छे लेवल पर लेकिन फिर से एक ह्यूज लेवल पर पॉवर्टी यानी कि गरीबी बढ़ गई है जब से कोविड-19 के द्वारा यहां पर दस्तक दी गई है। तो ये साउथ एशिया कंट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा, यहां पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसलिए खस्ता हालत आप लोग बोल सकते हैं। तो कैसे सुधारना है, कैसे लेकर चलना है, तो बात की बात है। पहले अभी ये दिक्कत है जिसको सुधारिए। पर्सन इन न्यूज के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो इंपॉर्टेंट है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है जॉन मूंगफली, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से मूंगफली यानी कि मूंगफली आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मूंगफली जो थे अभी रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये तंजानिया के जो लीडर थे, तंजानिया के प्रेसिडेंट थे जॉन मूंगफली, तो ये हमारे बीच में अब नहीं रहे। एक ऑथोरिटेरियन लीडर थे, कोविड-19 को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के भाई थे जिनके द्वारा हरकतें की गई। 1959 में पैदा हुए थे, 2021 में निकल लिए, ठीक है। तो तंजानिया के पॉलिटिशियन थे जो न्यूज में थे। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार पूछ ली जाती है। इवन मुझे याद है CDS NDA या फिर CAPF में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के, कि पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। और हाँ देखिए, UPSC का मेंस का भी रिजल्ट आया और इसी के साथ में UPPCS का भी मेंस का रिजल्ट आया। तो कई सारे बच्चों के मेल आए तो वो बोल रहे हैं कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दो। तो यार देखो, मैं जो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ना, वो एक तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आप लोगों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि वहीं से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आ गया, ठीक है। आप लोगों का मान लीजिए ज्योग्राफिक ऑफिसर है आप लोगों का, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों से केन बेतवा जो पावर जो लिंक प्रोजेक्ट है बेसिकली उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आखिर वहीं पर ही वो प्रोजेक्ट लगाया गया। तो ये सारी चीजें लोकल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। आप लोग खासकर जो आप लोग अब तक पढ़कर आए हैं, जो आप लोग समझ कर आए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एज सच की इंडिविजुअल से मैं बात करूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे मेल आ गए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो इतने सारे लोगों को इस तरीके से गाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ ये है कि डेली आप लोग चीजें जो है पार्टिसिपेट करते रहिए। जहां जहां मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ इंटरव्यू के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। फिर भी अगर उसके अलावा भी कोई आप लोग को दिक्कत लग रही है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर। अगर उसमें आप लोग जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेरी है वो लिख देना, यानी कि इंटरव्यू लिख देना, ठीक है, उसके ऊपर, ताकि अलग से दिख जाए कि हाँ इंटरव्यू वाले बच्चे हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको देखेगा। तो बेसिकली देखिए यार, यहां तक अगर आप लोग आए हैं तो अपने ऊपर ट्रस्ट बनाकर रखो, आगे भी बढ़ी जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से मत सोचिए कि डर लग रहा है सर, यहां तक आ गए और डर लग रहा है। मेंस क्लियर करने के बाद में ये थोड़ा सा लगता है, हालांकि देखिए जब तक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते, पर लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, वो वाला कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ठीक है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर डेथ के बारे में। तो हार्ट अटैक आया इंसान को, दूसरों को हार्ट अटैक दे रहे हैं कोविड-19 की गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर। तो देखिए हालांकि दुखद खबर है, पर लेकिन ऐसे इंसान जो है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं होते हैं, ठीक है। तंजानिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है यहाँ पर सामिया सुलूहू हसन। इनकी भी आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। ये है आज के डेट में, ये खासकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अब यहाँ से आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की, ठीक है। तो SSH, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सानिया सुलूहू हसन, ठीक है, सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। अगर बात करें तंजानिया, तो तंजानिया यहां पर आप लोग एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देख सकते हैं। थोड़ा सा वैसे दिखा देता हूं, एक मिनट। इस मैप में आप लोग देखिए, आप लोग ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। अपनी कंट्री है यहां पर, कंपेयर करके जरूर देखिए। यहां पर अगर आप लोग आएंगे तो ये है एग्जैक्ट तंजानिया आप लोगों के सामने, ठीक है। ये हो गया तंजानिया हो गया, यहां पर कीनिया हो गया, यहां पर हो गया युगांडा। इन तीनों के बीच में एक लेक आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये है लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया वही लेक है जो इस लेक के आप लोग बात करते हैं, इससे नाइल रिवर भी निकल के चलती है, ठीक है। तो इसके बारे में लग जाता है, एक है लेक, यह है लेक तंजानिका, ठीक है, और लेक नियासा। तो ये तीनों तंजानिया के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखें। तंजानियन सिलिंग इसकी करेंसी है। इसी के साथ में प्रेसिडेंट अभी मैंने आप लोगों को बताई दिया। इसी के साथ में यहां पर यह है डोडोमा, इसकी कैपिटल है, ठीक है, जो कि कई बार आप लोगों से जैसे आरबीआई के जो पेपर देने गए थे, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, कई सारे बच्चों के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आइए, जब इतनी चीज पढ़ी रही थी, थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा देता हूं। तो हिस्ट्री में जो बात की जा रही है, बात की जा रही है तोमर डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो तोमर डायनेस्टी जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे इसके बारे में। तो बात की जा रही है तोमर किंग, जिनका नाम था अनंगपाल सेकंड। तो अनंगपाल सेकंड के बारे में कुछ अभी खोजबीन निकल कर आई है। इसमें इंस्क्रिप्शन कुछ देखने को मिली, आयरन पिलर देखने को मिला, उसमें कुछ बातें सामने निकल कर आई। तो समझते हैं आखिर ये न्यूज में क्यों है। देखिए, आप लोगों को पता है दिल्ली में अभी कई सारी चीजें न्यूज में निकल कर आ रही है, क्योंकि दिल्ली जो है वहां पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंज किया गया है। तो सबसे पहले फाउंडर जो है यहाँ पर, जिसको दिल्ली का पुरी बोलते थे, जिसको आज में दिल्ली बोलते हैं, उसके फाउंडर जो है यहाँ पर, ये बेसिकली इन्हीं को माना जा रहा है। तोमर डायनेस्टी थी यहाँ पर जिससे रिलेटेड थे, तो इनका नाम था अनंगपाल सेकंड, ठीक है। अनंगपाल तोमर जो थे उनको बोला जाता था, और ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब ये आयरन पिलर मिला है, जो मस्जिद है यहाँ पर क्वातुल इस्लाम, ये कुतुब मीनार के पास में मस्जिद है, इसमें एक आयरन पिलर मिला, उस पे ये चीजें इंस्क्राइब की हुई थी, यानी कि इंस्क्रिप्शन के तौर पर यहाँ पर ये चीजें मिली है। इसी के साथ में कुछ इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कुछ खुदाई करके लिख देना, जैसे लोहे के ऊपर, पत्थर के ऊपर। उसी के साथ में कोइन कुछ बताते हैं कि जो ये अनंगपाल तोमर थे, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट डे, जिसको आप लोग दिल्ली बोलते हैं, फिर हरियाणा वाला एरिया बोलते हैं, इसमें 8 से लेके 12 सेंचुरी तक यहाँ पर इनके द्वारा रूल किया गया, ठीक है। 8 से लेके 12 सेंचुरी तक यहाँ पर रहे। इसी के साथ में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर अनंगताल, ये है यहाँ पर बाउली, इसी के साथ में लालकोट, ये यहाँ पर कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन जो इनके द्वारा की गई है। अच्छा, जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि कहां पर ये क्या क्या चीजें लोकेटेड है, ठीक है। मैंने इनके बारे में पहली बार ही सुना है, बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर बताना। अनंगपाल तोमर सेकंड जो थे, उनके जो ग्रैंड सन थे, ठीक है, तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली सल्तनत स्टेब्लिश की गई यहाँ पर 1992 में, आफ्टर पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया गया बैटल ऑफ त्राइन में, जो कि आज के में कहां पर है, हरियाणा के अंदर। हिस्ट्री में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो 2 बैटल के बारे में आप लोगों को याद रखना है। पहली है बैटल ऑफ त्राइन, जो आप लोगों को देखने को मिली थी यहाँ पर, कब, ये थी 1191 में। 1191 में यहाँ पर जो बैटल ऑफ त्राइन हुई थी यहाँ पर, तो जिसका नाम था यहाँ पर मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी को हराया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन में। याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पहली बैटल ऑफ त्राइन में मोहम्मद गोरी को हराया गया था। पर लेकिन ये इंसान फिर से अगले ही साल तैयार होकर आया, और फिर इसने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर डिफीट किया गया यहाँ पर इसके द्वारा, सेकंड बैटल ऑफ त्राइन के द्वारा। पहली बैटल ऑफ त्राइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था। तो यहां से चीजें एंट्री हुई, आगे बढ़ी चीजें फिर यहां पर, ठीक है, जिसके चलते आगे चलकर जो दिल्ली सल्तनत आप लोगों को देखने को मिलती है, वो यहां पर पिक्चर में आ गई, ठीक है। तो यहां पर जो पिक्चर में चीजें स्टार्ट हुई, जो मोहम्मद गोरी मैंने आप लोगों को बताया, इसके द्वारा यहां पर चीजें स्टार्ट की गई, ठीक है। जो स्टार्ट की गई सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, तो याद रख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी बेसिकली बोला जाता था, क्योंकि ये जो डायनेस्टी थी यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो निकल कर है, जिसके मामुल्क जो डायनेस्टी के नाम से भी आप लोग जानते थे, क्योंकि जो स्लेव थे यहाँ पर 3 इंपोर्टेंट जो सुल्तान जो स्लेव थे यहाँ पर, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उनके द्वारा जो बेसिकली मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, उनके द्वारा यहाँ पर चीजें आगे लेकर चली गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को फाउंडर माना जाता है यहाँ पर एक तरीके से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक तरीके से फाउंडर थे फर्स्ट तुर्किश किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, जो कि लाहौर के अंदर इनके द्वारा रूल किया गया।
तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ोगे इनको एंजॉय कर 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 तो ये सारी चीजें समझोगे तो मजा भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ बातें हैं बाकी यहाँ पर जो तोमारा डायनेस्टी है ये माइनर एरिया था बेसिकली दिल्ली उसके आसपास वाला छोटा एरिया। इसी के साथ में पौराणिक अगर एविडेंस आप लोग उठाएंगे तो वहां पर भी इसके बारे में जिक्र किया था कि हिमालयन रीजन में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि हिस्ट्री का कुछ नया एक अनसुना पहलू आप लोगों को सुनने को मिला होगा। आइए कुछ छोटी छोटी न्यूज जान लेते हैं। शॉर्ट न्यूज में बात की जा रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में, एनपीआर। एनपीआर में बेसिकली अगर आप लोगों से पूछे कौन आते हैं एनपीआर में, तो सिटीजन और प्लस नॉर्मल तरीके से जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, या तो 6 महीने रह चुके हैं या फिर 6 महीने रहने वाले हैं, तो वो यूजुअल सिटीजन हमारी कंट्री के इसके अंदर आएंगे, ठीक है। याद रखना एनपीआर में ओनली सिटीजन नहीं आते हैं, इसमें रहने वाले लोग आते हैं हमारी कंट्री में जो रह रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में, उससे पहले डेटा प्रस्तुत किया जाएगा, ये बोला गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 पर प्राइमरी सेंसस से रिलेटेड जो चीजें प्रस्तुत की जाएंगी, खासकर विलेज लेवल डेटा, वो सारी चीजें डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 2011 में सेंसस आया था लास्ट, अब की बार 2021 में सेंसस आएगा, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, ठीक है। जो प्रस्तुत किया जाएगा ये 16 लैंग्वेज में प्रस्तुत किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसको IRENA बोला गया, इसके द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड एनर्जी जो बेसिकली ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका यह मानना है कि 2050 तक का 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय जो ऊर्जा है उससे निकालेंगे, जिसमें से मैक्सिमम तो सोलर एनर्जी से निकल कर आएगी, बाकी की जो 6% जो बोला गया है वो नेचुरल गैस और रिमेनिंग न्यूक्लियर से निकल कर आएगी, ठीक है, ये बोला गया। एजेंसी के बारे में अगर बात करें, यहां पर ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं 30 इनोवेशन जिनको आगे चलकर इंटीग्रेट किया जाएगा विंड और सोलर के साथ में, ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो इसी के चलते देखते हैं कि जो टेम्परेचर कम करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैसे कम कर पाते हैं। तो ये टारगेट है इसका। तो बोला गया कि कैसे यहां पर प्लान है। पहले तो सेंसस के बारे में बात की जा रही है, 2020-21 में कंडक्ट किया गया था प्री टेस्ट सेंसस एनपीआर, 2020-21 में बात 21-22 में बात की जा रही है, फर्स्ट फेज सेंसस का कंप्लीट किया जाएगा। 2022-23 में यहां पर पॉपुलेशन जो न्यूमिनेशन फेज चलेगा यहां पर, जिसमें टाइमली बेस चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा प्रोविजनल सेंसस रिजल्ट 2023-24 में, और आगे 2024-25 में सेंसस टेबल की फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और जो यहां पर IREA है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जो है दुबई के अंदर है, यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2009 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें याद रखते हैं। फ्रांसिस्को ला कामेरा, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के में डायरेक्टर जनरल है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा रटने वाली चीज नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर के बारे में। तो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड जो फूड जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, जिसको एपिडा के नाम से आप लोग जानते हैं। इसका बेसिक पर्पज ये है कि कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा खस्ता हालत हुई, तो कैसे चीजों को इंप्रूव करना है, किसानों को कैसे आप लोग को इस तरीके से चीजें प्रोवाइड करानी है ताकि आने वाले टाइम में उनका प्रोडक्ट बेचा जा सके, तो मार्केट में चीजें बेची जा सके। थीम है यहां पर इंडिया राइस एंड द एग्रो कम्युनिटी, ठीक है। तो इसका फोकस एरिया ये है कि कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हम लोग अपनी कंट्री में, किसानों को बिजनेसमैन कैसे बना सकते हैं। तो इसके चलते जो वर्चुअल ट्रेड फेयर है यहां पर, पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर को आगे लेकर चलने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, यानी कि गेहूं निकाल कर लेकर आए तो ब्रेड कैसे बनानी है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ये बेसिक पर्पज है, ठीक है। तो ये है यहां पर ये न्यूज जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड द फूड जो फूड प्रोसेस जो फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो डेवलपमेंट ऑथोरिटी यहां पर ये 1986 में इसको बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। ये कुछ बातें जो याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारी कंट्री में जो अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर वैली के अंदर में, तो लोकसभा के अंदर इन्फॉर्म किया गया होम मिनिस्टर यानी कि जो अमित शाह जी के द्वारा कि रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित टू द कश्मीर वैली, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। रिलीफ जो ऑफिस यहां पर सेटअप किए गए थे 1990s में, तो उसके चलते आगे चीजों को लेकर चलने की बात की जा रही है। तो हिंदू माइग्रेशन फैमिली जिसमें बोला गया था कि लगभग 39,782 के करीब यहां से प्लान कर गई थी। कश्मीरी जो माइग्रेंट किए थे यहां पर ये 44,167 के करीब कश्मीरी माइग्रेंट किए थे, जिसमें से हिंदू फैमिली इतनी थी, यानी कि और भी लोग माइग्रेंट किए, तो उनको फिर से रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन कश्मीरी माइग्रेशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये 2008 से लेके 2015 तक का काफी सारा ऐसा फोकस किया गया। इसके चलते कई सारी चीजें दे दी जा रही है, हाउस कैश असिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन, इसके साथ में इंप्लॉयमेंट, मतलब एक तरीके से लोगों को फिर से लाया जाए जहां पर वो रहते हैं, तो इसके बारे में फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली थी, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो फिर से अपने घरों में वापस आ सके, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंपोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस किया, 2 इंपोर्टेंट डे देखे, एक तो ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में, और नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जो बात की ये बेसिकली बात की ट्रुथ के बारे में, ठीक है। कुछ और चीजें देखी शॉर्ट न्यूज में, 4 न्यूज हम लोगों ने देखी। इंटरनेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखे, माइन एंड मिनरल के बारे में बातें की, जिस तरीके की चीजें थी। स्टेट न्यूज में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में समझा, और जो बेसिकली
रिवर भी थी, हम लोगों ने समझा यहाँ पर चंबल रिवर के बारे में, ठीक है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर के बारे में बताया, कोविड-19 से गरीबी कहां फैल रही है। टीबी हेल्थ के बारे में चीजें हम लोगों ने समझी। पर्सन इन न्यूज में हम लोगों ने जाना यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो कि तंजानिया से रिलेटेड थे, जिनकी डेथ हो गई और नई कोई प्रेसिडेंट बनी है वो समझा। हिस्ट्री में हम लोगों ने यहाँ पर तोमर डायनेस्टी के बारे में जाना। तो ये था डिस्कशन, एंजॉय किया होगा आई होप आप लोगों ने। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बारे में बताना है कि कब तक खत्म करना है हमारी कंट्री में, कब तक खत्म करना है टीबी को। IRENA की फुल फॉर्म बतानी है, किस APEDA की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, कौन से नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इसी के साथ में सबसे खुश कंट्री कौन सी है, सबसे ज्यादा दुखी कंट्री कौन सी है और हमारी कंट्री की रैंक क्या है वो भी आप लोगों को बतानी है। अगर सेंटर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाए तो कितना प्रतिशत पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कहां पर है यहाँ पर चंबल रिवर किस माउंटेन रेंज के अंदर है, कौन से मिनिस्टर अपॉइंट किए गए यहाँ पर टीबी बोर्ड के जो बेसिकली चेयरपर्सन हमारी कंट्री के, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन किए बिना मत जाया कीजिए और इसका कम से कम अपना स्कोर जरूर लिखे ताकि मुझे पता चलता रहे। वर्ल्ड मीटोलॉजिकल जो डे है उसकी थीम आप लोगों को बतानी है, सिप्री की फुल फॉर्म बतानी है। रशिया के बारे में आप लोगों से बात की जा रही है कि रशिया हमारी कंट्री को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करती है, तो इसके अलावा दो कंट्री कौन सी हैं, तीसरी और चौथी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये कब लाई गई थी आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो ये अपग्रेडेशन है लुक ईस्ट पॉलिसी का अपग्रेडेशन है, कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लाई गई, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन इन प्रेगनेंसी बिल लाया जा रहा है, तो कौन से एक्ट को चेंज करने वाला है, ठीक है। हरियाणा रिकवरी के बारे में बात की जा रही है, अगर कोई डैमेज करता है प्रॉपर्टी को तो हरियाणा के अंदर यहां पर एक रूल बनाया जा रहा है कि उससे उसका नुकसान की भरपाई की जाएगी, ठीक है। कौन सी राज्य गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर रूल बना सकी है, TX2। गोल क्या है यहां पर, ये टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने की बात की जा रही है, तो TX2 यानी कि डबल करना है, कब तक करना है ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो बेसिकली स्विस ऑर्गेनाइजेशन किसका नाम बताना है जिसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। चाइना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का कौन सी है और इंडिया के अंदर कौन सी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द ओशन ओवर क्लाइमेट एंड द वेदर, ये थीम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे की, इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री बोलते हैं इसको, इसके द्वारा बताया गया कि हमारी कंट्री सबसे ज्यादा रशिया से खरीदती है हथियार, दूसरे नंबर पर फ्रांस से और तीसरे इजराइल से और चौथे नंबर पर कौन था, यूएस से, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये आई 2014 में, इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लाई गई थी 1992 में, ओके। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने की बात की जाएगा तो 1971 का एक्ट यहां पर चेंज किया जाएगा। हरियाणा में जो लॉ लाया गया उत्तर प्रदेश ऑलरेडी बना चुका है, अगर कोई नुकसान पहुंचाता है प्रॉपर्टी को तो उससे उसकी भरपाई की जाएगी। TS2 यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है 2022 तक का, तो ये है बेसिकली TX2, ठीक है। याद रखना वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है यहां पर ये IQ एयर के द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है, जिसमें बोला गया कि 30 अगर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है तो 20-22 हमारी कंट्री के हैं, सोचने वाली बात है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन है, ये है यहां पर होटन चाइना की, हमारी कंट्री की है गाजियाबाद। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से यार एंजॉय करते रहिए, अगर लेक्चर पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिए, दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए, उन्हें कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो ये आप लोग जरूर कीजिए खासकर। और इसी के साथ में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, आप लोगों को इकट्ठी सारी पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। जो कल रिजल्ट आया उसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी थी, सारी पीडीएफ यहां पर मिल जाती है। मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीर तालियान के नाम से सर्च कर लीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, किसी को आप लोग थोड़ा फायदा पहुंचा देंगे ना तो आप लोग कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, वो आप लोगों को जिंदगी भर दुआएं जरूर देगा, कभी भी याद करेगा आपके बारे में, तो आप लोगों को याद जरूर करेगा कि हाँ यार उसने मुझे ये चीजें बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कोशिश कीजिए कि लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें प्रोवाइड कराइए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।